हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 10 से संबंधित मैथ विषय के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी, क्लास 10th में सबसे पहले मैथ में जो चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है या जो पढ़ना होता है उस चैप्टर के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं और फिर बारी बारी से सभी चैप्टर का स्टडी करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे फिर उसे भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th में जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। उस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। सबसे पहला चैप्टर क्या हम पढ़ रहे हैं? आधा होना चाहिए, गणित पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गणित। तो गणित, आप लोग गणित को मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप गणित पढ़ रहे हैं, उसमें हम आपको बता रहे हैं सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्या, और इसे आप प्लूरल भी बना सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कर दीजिए। कई सारी इसमें संख्याएं शामिल होती है। तो वास्तविक संख्या जो चैप्टर है विद्यार्थी, इससे क्लास 10th में एग्जाम में जो हम परीक्षा देंगे उसमें 10 नंबर के सवाल आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 10 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। इसे भी आप प्लूरल बनाकर रखेंगे क्योंकि इसमें कई सारे बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स हो गया, बहुपद। तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उसमें पेयर के रूप में पढ़ना होगा। तो इस कारण से इसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फोर्थ जो चैप्टर है उसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? QUA, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग को लग रहा होगा कि सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं? विद्यार्थी, जब आप क्लास 10th से आगे बढ़ेंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ आपको मैथ्स इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना आसान लगेगा और जो भी बातें होंगे मैथ से संबंधित मैक्सिमम आपको इंग्लिश ही अच्छा लगेगा, इंग्लिश मीडियम। इसलिए मैं आप लोग को थोड़ी कुछ बातें इंग्लिश में भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो आगे की क्लास में। तो द्विघात समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 नंबर जो चैप्टर है इसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी या श्रेणी भी बोल सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है इसको। क्या बोलता है? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलता है? प्रोग्रेशन, PROGRESSION, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तो विद्यार्थी ये जो 2, 3, 4, 5, 2 से लेकर जो 5 तक जो चैप्टर हैं इसको हम लोग बीज गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? बीज गणित के अंतर्गत। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या है? अलजेब्रा, बीज गणित। ठीक है, तो बीज गणित के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रा, अलजेब्रा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका नाम है नियामक ज्यामिति। क्या नाम है? नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, GEOMETRY, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर 7वां नंबर चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज, ट्राइएंगल, ट्राइएंगल। तो विद्यार्थी आप लोग को लग रहा होगा सर चैप्टर का नाम क्यों लिख रहे हैं? तो चैप्टर का नाम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि गणित में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ने होते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो क्लास 10 तो पूरे पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें चैप्टर के बारे में पूछा जाए तो उन्हें पता नहीं रहता कि हम कौन सा चैप्टर पढ़े थे और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े थे। तो आपको अपने सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए ताकि आप भी किसी को कुछ बता सके, कुछ समझा सके। ऐसा ना हो कि अगर वो पूछने लगे तो आप बोलेंगे यार हम तो भूल ही गए। तो भूल तो सबको ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ आगे रखना होता है। ठीक है ना? चलिए, फिर इसमें 8 नंबर जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। तो विद्यार्थी नियामक ज्यामिति, इसको सर्कल, CIRCLE, सर्कल, CIRCLE, सर्कल। ठीक है ना? CIRCLE, इसको सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त। तो ये नियामक ज्यामिति, त्रिभुज और वृत्त से संबंधित ये चैप्टर जो हैं इसको हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये भी हमारे एग्जाम में जो है GEOMETRY, ज्योमेट्री। ठीक है ना? ये भी हमारे एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 20। ठीक है, फिर 9 नंबर में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एरिया रिलेटेड टू, एरिया रिलेटेड, RELATED, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल या सर्किल, जो भी बोलिए। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। फिर 10वां नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या नाम है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो आपको हर एक चैप्टर का नाम इंग्लिश में भी आना चाहिए ताकि आपको अच्छा लगे कि हम कौन सा चैप्टर को कैसे बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं, ये दोनों बातें पता होना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपको एग्जाम में 10 नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 10 नंबर। और ये दोनों चैप्टर जो संबंधित है इसका नाम हम लोग मेंसुरेशन देते हैं। क्या देते हैं? मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। तो जब हम आपको बताएंगे सारे चैप्टर को उस समय आपको फिर इसको रिवाइज करवाएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हम आपको बता रहे हैं और कौन सा चैप्टर किसके अंतर्गत पढ़ना है। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आपको 10 नंबर के प्रश्न आएंगे एग्जाम में, जिसको कि आपको करके आना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होता है विद्यार्थी उसका नाम है रचना। क्या नाम है? रचना। जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ये जो है विद्यार्थी ये रचनाएं भी कर सकते हैं। इसको रचनाएं प्लूरल बना दीजिए। ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति एक परिचय। इसका नाम क्या देता है पूरा? त्रिकोणमिति एक परिचय। त्रिकोणमिति एक परिचय। इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर, वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलेंगे? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्री। तो 13 नंबर। अब विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये त्रिकोणमिति एक परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके एग्जाम में कितने नंबर के सवाल आएंगे? 20 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 20। ध्यान देंगे, अभी तक हम आपको कितने नंबर के सवाल बता चुके हैं? चैप्टर ये 10 नंबर का, ये फिर आपको यहाँ पे 20 नंबर का बताया कि जो बीजगणित है वो हमें कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, ये कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो 20 10 30। फिर आपको ज्यामिति 20 नंबर के आएंगे, 30 20 50। 10 नंबर के मेंसुरेशन 50 10 60, और ये 5 नंबर की रचना 65, और 20 नंबर के आपको हो गया कितना? 85 नंबर हो गया। कितना हो गया? 85। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। और फिर अगर जो बातें आपको समझने में दिक्कत हो, ऐसे तो हम अभी चैप्टर का नाम ही बता रहे हैं, इसमें समझना क्या है? बस चैप्टर का नाम आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे भी जब क्लास करवाएंगे तब भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं और जो चैप्टर छूटा हो उसके बारे में बताते हैं आपको। तो विद्यार्थी आगे जो है 14 नंबर चैप्टर, 14 जो नंबर चैप्टर है उसका नाम आप लोग क्या रखते हैं? 14 नंबर चैप्टर को जो है हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। क्या बोलते हैं उसको? सांख्यिकी। ठीक है, STATIS स्टैटिस्टिक्स। ये आपके विद्यार्थी आएंगे एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो चैप्टर बचता है विद्यार्थी उसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता। ठीक है, ये आपको कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के आएंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये आपके कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के आएंगे। तो विद्यार्थी टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 10th के अंतर्गत मैथ में। तो बारी बारी से हम आपको सभी चैप्टर के बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आपको थोड़ा ही मेहनत घर पे करना होगा, मात्र 2 घंटा अगर आप डेली मेरे बातों को मानते हुए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि मैथ आपके एग्ज़ाम में जो 100 नंबर के आएंगे उसमें आपको 95 तो 100 के बीच आपके मार्क्स आने की गारंटी है। ये मेरी गारंटी है। अगर आप डेली बेसिस पे होमवर्क करते हैं और डेली बेसिस पे आप क्लास को देखते हैं और समझने के प्रयास करते हैं और अपना डाउट अगर पूछते जाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मैथ में 95 और 100 के बीच स्कोर ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। विद्यार्थी आप लोग इस संख्या के बारे में क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, अच्छी तरह से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, क्योंकि जब आपको याद दिला देंगे तो चैप्टर समझने में आपको क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो रियल नंबर्स, NUMBERS नंबर्स को बताए थे ना कि ये जो चैप्टर है इससे हमारे एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर? 10। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा
इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बाकी सारे चैप्टर आपको आसान लगने लगेंगे। तो वास्तविक संख्याएं में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वास्तविक संख्या मतलब वैसी संख्या जिसका हम लोग कल्पना कर सकते हैं, है ना। कल्पना से जो बाहर है उसको हम लोग अवास्तविक संख्या बोलते हैं। जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आपको समझना होगा कि जो वास्तविक संख्या है इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की संख्याएं शामिल है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संख्या शामिल है। एक है प्रमेय संख्या। कौन? प्रमेय संख्या। ठीक है, प्रमेय संख्या को आप लोग 9 में पढ़े होंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, प्रमेय संख्याएं। दूसरा अप्रमेय संख्याएं। ठीक है, कौन संख्या? अप्रमेय संख्याएं। ठीक है, तो अप्रमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान देंगे। बात क्या है कि वास्तविक संख्याएं में 2 प्रकार की संख्या शामिल है। एक प्रमेय संख्या शामिल है, एक अप्रमेय संख्या शामिल है। आप प्रमेय संख्या के बारे में भी क्लास में 9 में पढ़े होंगे और अप्रमेय संख्या के बारे में भी 9 में पढ़े होंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी विद्यार्थी जो आप भूल चुके होंगे, जिसको हमें क्या होगा? याद दिलाना होगा। ठीक है, और अब अगर हम आपको याद दिला देंगे तो आपको चीज़ें समझने में क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वास्तविक प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या में आप लोग पढ़े होंगे कि जो पाई है, पाई क्या है? अप्रमेय संख्या। ठीक है ना, जबकि 22/7 जो है क्या है? एक प्रमेय संख्या। ठीक है, इसी में आप लोग पढ़े होंगे कि जो पाई का मान होता है वो कितना होता है? 3.14। ठीक है, फिक्स नहीं होता है, मतलब 3.14 समथिंग होता है, लेकिन 3.14 ये क्या हो गया? प्रमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर इसी में हम लिखना चाहेंगे कि 3.141, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, फिर 5, फिर 3, इस तरह से अगर लिख देंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि ये कभी, देख रहे हो दोस्तों, कभी रिपीट ही नहीं कर रहा, कोई रिपीट ही नहीं कर रहा। तो जब रिपीट ही ना करे और ना ही वो शांत हो तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या कहते हैं। बाकी आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जितने भी रूट में लिखी हुई संख्या होती है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √3 हो गया, 2√3 हो गया, या √3/2 हो गया, है ना, या √5 हो गया, या -√5 हो गया, तो जो संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 + √3 को भी हम लोग अप्रमेय संख्या कहेंगे, 2 - √3 को भी अप्रमेय संख्या कहेंगे, 3√3 को भी अप्रमेय संख्या कहेंगे। लेकिन जस्ट उल्टा हम लोग आते हैं प्रमेय संख्या में। तो प्रमेय संख्या में क्या क्या शामिल हो जाता है विद्यार्थी? ध्यान देंगे, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं सब किस में शामिल है? प्रमेय संख्या में शामिल है। जितने भी पूर्ण संख्याएं शामिल, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सब प्रमेय संख्या में आते हैं। जितने भी पूर्णांक संख्या हैं, जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं, जितने भी सम संख्या हैं, ठीक है ना, जितने भी विषम संख्याएं हैं, जितने भी विषम संख्याएं हैं, फिर जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, कौन संख्या? अभाज्य संख्या। जितने भी अभाज्य संख्याएं, फिर भाज्य संख्याएं, ठीक है, जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, जितने भी सम है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये सारी जो संख्याएं विद्यार्थी, ये सब भी क्या कहलाते हैं? जितने भी दशमलव नंबर है ना, दशमलव की जो संख्या हैं, जितने भी दशमलव वाली संख्या हैं, ठीक है, सब क्या होता है? जितने भी भिन्न वाली संख्याएं हैं, कौन संख्या? भिन्न संख्या। वैसे भी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, जैसे √16 है, -√16 रहेगा, या -√4 रहेगा, या फिर 36 रह गया, या 25 रह गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो संख्याएं हैं ये भी हमारे क्या है? प्रमेय संख्या है। तो आप समझ सकते होंगे कि प्रमेय संख्या में कई सारे संख्याएं शामिल हैं और अप्रमेय संख्या में भी कई सारे संख्या शामिल है। यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे कि
बताइए कि सभी प्राकृत संख्याएं प्रमेय होती है, तो हाँ। सभी पूर्ण संख्याएं प्रमेय होती है, हाँ। सभी पूर्णांक संख्याएं प्रमेय होती है, हाँ। तो ये जितने भी संख्याएं हैं सब के सब क्या हैं? प्रमेय संख्याएं। क्या है? प्रमेय संख्या। अब विद्यार्थी एक बार आप लोग को हम सारी संख्याओं के बारे में डिटेल से जानकारी दे देते हैं ताकि आपको चीज़ें और आसान लगने लगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो बताएंगे, ऐसे मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप दुविधा में पड़ जाएंगे, अगर आपको दिमाग में संदेह भर जाएगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो बारी बारी से हम आपको बच्चों जैसा शुरू करेंगे। जिस तरह से बच्चे सीखते हैं, जिस तरह से आप बचपन में सीखे थे, सेम उसी तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यू बने रहिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। चाहे आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं होता है। अगर मेहनत करता है तो हर कोई आगे निकल जाता है विद्यार्थी। तो इसी बात को लेकर के फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम आपको सारी संख्या के बारे में बताएंगे, फिर इसका कुछ गुण भी बताएंगे जिससे आने वाले चैप्टर आपको आसान लगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विद्यार्थी हम अब आपको वास्तविक संख्या के बारे में बता दिए, फिर भी एक बार आप परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होती है तो आप ज़रूर बताएंगे कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या शामिल होती है। ठीक है, तो प्रमेय संख्याओं और अप्रमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। दोस्तों आपको इंग्लिश बता दिए हैं कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलता है। तो प्रमेय संख्याओं और अप्रमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो ध्यान देंगे कि वास्तविक संख्या में कई सारे संख्याएं आ जाएंगे। जैसे में अगर √3 लिख दो या -√3 लिख दो या √4 लिख दो या √36 लिख दो या 1 लिख दो, 2 लिख दो, जो भी आपके दिमाग में आते हैं सारे चलेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, जब आप अगले क्लास में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो उस क्लास में आपको मिलेगा कुछ संख्याएं ऐसी लिखी मिलेगी जैसे -3 मिल जाएंगे, -2 मिल जाएंगे, -5 मिल जाएंगे, -8 मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी संख्याएं मिल जाएंगे। दोस्तों ये सारे जो संख्या होंगे इसको हम लोग अवास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक संख्या बोलेंगे। और इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए। वहाँ पे आप ये देखेंगे कि रूट के अंदर भी माइनस होते हैं। कुछ संख्याएं में रूट के अंदर भी क्या होती है? माइनस होती है। उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब कम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या शामिल होती है? प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं प्रमेय संख्या के बारे में। ठीक है, आपको बहुत ध्यान देना होगा कि प्रमेय संख्या होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस कितना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो प्रमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जो संख्या को P/Q के रूप में लिख देते हैं तो वह प्रमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों ये परिभाषा सबको याद है, ठीक है ना, बच्चे इसको याद कर लेते हैं, लेकिन इसका समझना है कि आखिर कहना क्या चाहता है, रियल में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो प्रमेय संख्या में हम ये चीज़ समझेंगे कि अगर किसी संख्या को, है ना, यदि किसी संख्या को P/Q
जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। यदि किसी संख्या को p बाई क्यू, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सके तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप ध्यान देंगे p बाई क्यू। अब जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, ठीक है। मान लीजिए 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, तो इसको हम लोग क्या है ना, 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं। तो एक को p मान लीजिए, एक को q मान लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो p बाई क्यू हो गया, ठीक है ना। इसी को अगर 3 है तो 3 को भी p बाई क्यू के रूप में अगर करना चाहेंगे तो p का मान 3, q का मान 1 हो जाएगा। 4 को लेंगे तो 4 को p का मान 4, q का मान 1, इस तरह से। तो आगे देखना है कि इसी तरह से अगर दूसरा हम एग्जांपल देंगे कि 2 बाई 0 अगर है ना, या 4 बाई 0 है, या 6 बाई 0 है, ठीक है, या √4 बाई 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग परमेय संख्या बोलेंगे? नहीं, ये परमेय संख्या है नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग जानते होंगे, परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। हाँ, अगर ऐसा रह गया 0/2 रह गया, 0/4 रह गया, 0/√3 रह गया, 0/√4 रह गया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम परमेय संख्या कह सकते हैं। परमेय संख्या कह सकते हैं। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों? इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो है 0 भी परमेय संख्या में शामिल है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 को भी हम, अब दोस्तों एक और बातें हैं, ये 0 को भी हम लोग परमेय संख्या में रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? रख सकते, ठीक है। अब ध्यान देना है, परमेय संख्या भी 2 तरह की होती है, एक धनात्मक, ऋणात्मक, है ना, समतुल्य परमेय संख्या। जैसे दोस्तों 2 है ना, तो 2 को हम क्या करेंगे? 2 को हम 2/2 लिख देंगे, और 2 को फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको भी 3 से, तो ये हो गया हमारा कितना? 6/कितना हो गया? 6, और ये आ गया कितना? 1, ठीक है। तो ये कहना हम क्या चाह रहे हैं, 6/6 अगर हम नहीं काटते हैं तो भी हमारा ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर मान ले 3/2 है, 3/2 है, तो 3/2 को हम अगर दोनों में 2 से गुना कर देते हैं, दोनों में 2 से गुना कर देते हैं, तो 6 कितना आ जाएगा? 4। फिर अगर इसमें हम गुना कर देते हैं 2 से, तो हमें कितना आ जाएगा? 12/8, मतलब 12/8 होगा, 6/4 होगा, लेकिन सब 3/2 के बराबर ही है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? परमेय संख्या ही बोलेंगे। सबका मान क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो ध्यान दें, कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसी संख्या जो आपस में बराबर हो रही है, जैसे 3/2, इसको भी काटेंगे तो 3/2, इसको भी काटेंगे तो 12, 14, 8, तो ये भी हमारा क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परमेय संख्या। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतुल्य परमेय संख्या। क्या बोलेंगे? समतुल्य परमेय संख्या। तो जब आपको समतुल्य परमेय संख्या बोले, क्या बोले? समतुल्य परमेय संख्या पढ़े होंगे, आपको याद हो, समतुल्य परमेय संख्या। तो आप कैसे निकालेंगे? मान ले जाए कि अगर आपका 4/5 दे दिया, तो इसको हम लोग समतुल्य परमेय संख्या कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8/10। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य परमेय संख्या। फिर मान लें 4/5 है ना, तो इसमें 4/5 है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 12/15। तो ये हमारा हो गया कौन? समतुल्य परमेय संख्या हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट हम कल बारी बारी से सभी संख्या के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप उसको बताएंगे, फिर हम उसके बारे में रिपीट करेंगे, दोबारा बताएंगे। तो आज के लिए यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी वीडियो के साथ। थैंक यू।